बाद पहली कवर स्टोरी की देश में कोरोना की दूसरी लहर की, जिसके पहले के मुकाबले ज्यादा घातक असर नजर आ रहे हैं और पुराने कोरोना से 4 गुना तेजी से वायरस का नया वेरिएंट रोजाना संक्रमण के नए रिकॉर्ड बना रहा है और बीते दिन अब तक के सबसे ज्यादा 1,26,000 नए केस रजिस्टर हुए। 685 लोगों की इसमें मौत हुई। कोरोना की तेज रफ्तार के साथ भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मरने वाले कुल लोगों में 87.59% 10 राज्यों से हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र में है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के करीब 60,000 नए केस मिले और 322 लोगों की जान गई है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई शहरों में टोटल लॉकडाउन, तो वहीं कई शहरों में या कह लीजिए ज्यादातर जगहों पर नाइट कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे यानी कल से शाम 6 बजे से और सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक 11 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। पंजाब में 30 अप्रैल तक रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। लखनऊ में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रोजाना नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से किन राज्यों में घातक हो चुका है इस वक्त कोरोना, और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से महाराष्ट्र और कई राज्यों में इस वक्त कोरोना के। देखिए जरा, महाराष्ट्र में 31,73,000 कुल केस अब तक हैं और एक्टिव केस 5,02,000 हो चुके हैं। 56,652 मौतें हो चुकी हैं महाराष्ट्र में। केरल की बात करें 11,44,000 अब तक कुल केस आए हैं। एक्टिव केस 31,806, लेकिन मौतें 4,710। तो डेडली होता जा रहा है। महाराष्ट्र और केरल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य हैं उनकी बात हो रही है। कर्नाटक दक्षिण का राज्य, 10,33,000 केस यहां पर अब तक सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 49,273 हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें अगर हम, तो 9,11,000 केस, 27,743 एक्टिव केस, 12,821 मौतें हो चुकी हैं यहां पर। दिल्ली की बात करें तो 6,90,000 केस, 19,455 यहां पर एक्टिव केस और 11,133 यहां पर दिल्ली में मौतें हो चुकी हैं। तमिलनाडु और दिल्ली का आंकड़ा आपके सामने हमने रखा। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं जिनमें साफ तौर पर हमने आपको बताया, जहां पर महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और इसके साथ ही दिल्ली है। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस पर विशेष चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, जो कि आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले जी बिजनेस में आपका। चिंताएं इन राज्यों को लेकर, और पहले भी जब आपसे चर्चा हुई कि ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि इनके लिए विशेष प्लान की जरूरत है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमने जब सीरो सर्वे में ये मान लिया था कि बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हुई है और कुछ बड़े राज्यों का एग्जाम्पल दिया गया था, क्या है ये नया म्यूटेंट? क्या वाकई अभी पकड़ से बाहर की चीज नजर आ रहा है? विशेष प्लान की जरूरत है? प्रधानमंत्री खुद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। नहीं, सीरो सर्वे के फाइंडिंग्स में क्या था? सीरो सर्वेस के फाइंडिंग में ये पता चला था कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ना, हमने 22% लोगों को एक्सपोजर हुआ था, ये हमको दिखा था। ये दिसंबर महीने की बात है। तो इसका दूसरा महीना क्या था? 78% लोगों को अभी भी उनके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं थे, वो वल्नरेबल है। अब रहा सवाल क्या था? लोग ये समझना शुरू हुए कि सारे दुनिया में चर्चा हो रही है कि भारत में अच्छे ढंग से कंट्रोल हुआ और भारत कामयाब हुआ, तो सब लोगों ने गार्ड करना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि वो एक किस्म के गलतफहमी में रहने लगे। इर्द गिर्द कहीं केसेस नहीं दिख रहे थे, तो हमारे यहाँ सेकंड वेव शुरू हो गई, जैसे बाकी आमतौर पे दूसरे देशों में सेकंड और थर्ड वेव दिख रही थी। अब इसका रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं सब लोगों को एक ही बोलना चाहता हूँ कि संख्या भले ज़्यादा रहे,
उससे डरना नहीं, क्योंकि उसमें टेस्ट हम जितने ज़्यादा करेंगे संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम टेस्ट ना करें तो किसको आइसोलेट करेंगे, ये भी एक समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमको अगर इसको कंट्रोल करना है तो बढ़ी हुई संख्या से डरो मत। ये संख्या यानी ये निर्देशित करती है कि इतने लोगों को बीमारी लग चुकी है, उनको हम आइसोलेट कर रहे हैं। तो ये संख्या कोई इशू नहीं है, जब तक हम हेल्थ केयर उनको दे सकते हैं, जिसको कहीं कहीं अगर हॉस्पिटल में लेने की ज़रूरत पड़े, जब हम उनको उसकी सेवा कर सकते हैं, तब तक हमने इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है सारे सरकार ने इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हैं कि कैसे हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, किस ढंग से हम ये इंश्योर करेंगे कि जो मरीज़ है, वो मरीज़ को जो सेवा देना है, भले वेंटिलेटर रहे, भले उसको सिर्फ ऑक्सीजन फ्लो की बात रहे, वो कैसे देना है, इसके ऊपर सजग है। तो हमको संख्या से इतना डरना नहीं है, क्योंकि वो डर के मारे लोग अलग अलग किस्म के लॉकडाउन लगा रहे हैं। वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि लॉकडाउन से कोई कंट्रोल आता नहीं। बिल्कुल, तो साफ तौर पर डॉक्टर साहब आपका मानना कि हमें संख्या से डरने की जरूरत नहीं है। संख्या बढ़ेगी क्योंकि टेस्ट अगर ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही की सीमा तो हमने पार कर दी, जिसका इशारा आपने साफ तौर पर कहा, और यही वजह है कि इस तरह से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अहम चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो पीएम ने मीटिंग अहम की है, उस पर कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। दूसरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए एक चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की है और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपी किट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल
माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज़्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी हो चुकी हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पर विश्वास कीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त देश में कोरोना को लेकर जो हालात हैं वो वाकई चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हमारे पास अनुभव ज्यादा है। उन्होंने साफ तौर पर नाइट कर्फ्यू का जिक्र किया और ये बताया कि नाइट कर्फ्यू क्यों कारगर है, और इसके साथ ही ये भी बताया कि एक नया टर्म यूज करिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। नाइट कर्फ्यू की जगह कोरोना कर्फ्यू लोगों को कहिए, ताकि लोगों को एहसास हो कि वो कोरोना काल में इस वक्त ज्यादा एहतियात के साथ जी रहे हैं और उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें इसकी ओर बढ़ना होगा। और इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ICMR के पूर्व निदेशक रमन गंगा खेडकर साहब। डॉक्टर रमन, प्रधानमंत्री को आपने भी सुना और जाहिर सी बात है कि उनका साफ तौर पर कहना कि ये तो मानना पड़ेगा कि हालात पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन अनुभव है हमारे पास। और आप ये बात कह रहे थे कि हमें आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी तैयारियों पर फोकस करना होगा। बिल्कुल नहीं, हमको एक चीज समझना है कि हम बीमार मरीजों को अगर अच्छे ढंग से दवा दे पाए, हम अगर हमारी वैक्सीन की जो स्ट्रेटेजी है जिसमें हमने 45 साल के ऊपर के लोगों को, जिनमें मौत की आशंका ज़्यादा हो सकती है इन्फेक्शन होने के बाद में, क्योंकि उनको सीवियर कोविड डिसीज होने का चांस ज़्यादा है, उनके ऊपर अगर जोर लगाया, 100% लोग जो 45 के ऊपर के हैं उनको अगर हम जल्द से जल्द अगर वैक्सीन दे पाए, तो मौत को रोकने में अगर हम कामयाब होते हैं तो ये बीमारी का उतना डर हमको लेने की ज़रूरत नहीं आएगी। अभी भी हमने एक चीज़ समझना है कि ये जो कर्फ्यू की बात होती है, लॉकडाउन की बात होती है, ये पहले समय तो ठीक था क्योंकि वो इम्पोर्टेड इन्फेक्शन था। अब तो चारों तरफ फर्स्ट वेव के अंदर हमको ये पता चला है कि सारे राज्यों के अंदर ये इन्फेक्शन के सीड अभी पहुंच चुके हैं। अब इस हालत में हमने ये रेस्ट्रिक्शंस डालना ना कि हम लॉकडाउन करेंगे, ये कोई बराबर हिसाब नहीं रहेगा। या हमने बोला कि हम ये राज्य से आदमी दूसरे राज्य में आएगा, उसको हम RT-PCR करवाएंगे या आने नहीं देने लाएंगे, ये कोई बराबर चीज़ नहीं होगी। अपना देश है, एक देश है। सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसको कोरोना कर्फ्यू कहिए, क्योंकि वो लोगों को याद दिलाएगा कि ये कोरोना अभी भी चालू है, तो इसमें मैंने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना है। बिल्कुल, लेकिन मैं सब लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही बुनियादी चीजें हैं जिनकी ओर ध्यान रखना होगा। डॉक्टर रमन गंगा खेडकर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ
कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर बयानबाजी हो रही है। और इंडिया 360 में हमने आपको कल दिखाया था कि किस तरह देश में कई जगहों से वैक्सीन शॉर्टेज की शिकायतें आ रही हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई न होने पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे हैं। पुणे में करीब 100 सेंटर बंद किए गए। मुंबई महानगर पालिका में भी कई सेंटर बंद हो चुके हैं, जबकि अगले 2 से 3 दिनों में सप्लाई न मिल पाने पर बाकी सभी सेंटर्स बंद होने का खतरा है। दिल्ली में भी वैक्सीन शॉर्टेज की बात की है। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली और पंजाब को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन इस्तेमाल न होने पर सवाल उठाए गए हैं। बहुत सी बातें हैं और सिर्फ वैक्सीन को लेकर ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सिर्फ वैक्सीन शॉर्टेज ही क्यों, रेमडेसिविर का भी सवाल अब सप्लाई की किल्लत के तौर पर सामने आ रहा है। ज्यादा परेशानी एक बार फिर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेने के लिए अहमदाबाद में अलग अलग शहरों से लोग आए और सुबह से ही जायडस के बाहर बड़ी संख्या में लोग लंबी कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते साफ तौर पर नजर आए। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आईसीएमआर के पूर्व निदेशक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब। डॉक्टर साहब, सोशल डिस्टेंसिंग तो हम मानते हैं कोरोना के लिए जरूरी है, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए एक नया देख रहे हैं हम, पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये ऐसे वक्त पर जब हमें मिलकर काम करना चाहिए, क्या ये हमारी लड़ाई को कमजोर कर रहा है? जो वैक्सीन को लेकर खींचतान राज्य और केंद्र के बीच नजर आ रही है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं उसको पॉजिटिवली देखूंगा। जब लोग मुझे क्या चाहिए ये मांग रहे हैं और उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है कि दोनों सजग रहेंगे और जो भी उसमें जो डिफरेंसेस होंगी, जो भी उनको उनके बस में होगा वो करने की कोशिश करेंगे। हम अगर उसको ऐसे समझे कि ये निगेटिव है तो इसमें से कुछ बाहर तो आएगा नहीं। हमको आखिरी में एक चीज पता है कि दोनों को एक साथ बैठ के इन सवालों का थोड़ा समझ बूझ रख के आपस में चर्चा करके इसके सॉल्यूशंस निकालना, इसमें ही हमारा फायदा होगा। ये हम इन चीजों की चर्चा प्रेस में अगर करें तो इसमें नुकसान बहुत हो जाता है। लोग पोजीशंस लेंगे, कई लोग बोलेंगे अब मैं क्यों वैक्सीन लेने जाऊं, क्योंकि वहां तो मिलने ही वाली नहीं है। वो तो मैंने न्यूज़ पे पढ़ा था, शायद वहां होगी भी या नहीं भी होगी। लेकिन ये इस किस्म का अपने आप को ग्रुप्स में बांटना, स्पेशली ये पॉलिसी मेकर्स में जो हमको दिखाई दे रहा है, वो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है चुनौतीपूर्ण वक्त है और इसमें कहीं ना कहीं अगर राज्यों की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने नागरिकों की चिंता है और उनके लिए वो एक खास तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, इस अहम विश्लेषण के लिए। बहुत ही सकारात्मक चीजों का जिक्र आपने किया और जो भी दर्शक देख रहे होंगे वो वाकई इससे बेहतर महसूस करेंगे और कोरोना की इस लड़ाई में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना होगा। लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होने के बीच एक चिंता बढ़ी है। रूस के आंकड़े नए रिकॉर्ड्स तो बना रहे हैं, लेकिन अब एक नए वेरिएंट को पिछले साल के वेरिएंट से जो ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, उसने बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। पुराना वायरस बच्चों को बख्श देता था, तो बच्चों के लिए क्यों है कोरोना की दूसरी लहर घातक और क्या है बच्चों में नए कोरोना के लक्षण? चलिए जरा जान लेते हैं। नया साल वायरस हुआ और विकराल। बड़ों के साथ अब बच्चे भी हो रहे बेहाल। पुराने कोरोना से बच्चों को नहीं डर, लेकिन नया वेरिएंट मासूमों पर भी ढा रहा है कहर। देश में कोरोना का कमबैक कितना खतरनाक है ये तो रोजाना के आंकड़े देखकर आप जान ही चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना का जो नया डबल म्यूटेशन फैला है वो बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी भारी पड़ रहा है। नया वेरिएंट B1.617 बच्चों की इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है और वो रिसेप्टर्स के साथ मिलकर तेजी से उनके शरीर में फैल रहा है, जिससे वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना के चलते बच्चों की मृत्यु दर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक B1.617 से 1 से 16 साल तक के उम्र के बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं।
जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से 1 बच्चे में इसके लक्षण और इसका खतरनाक असर अधिक देखा जा रहा है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराने तक की जरूरत पड़ रही है। एक्सपर्ट्स नए वेरिएंट के अलावा स्कूल, पार्क, मॉल्स और सार्वजनिक जगहों के खुलने को भी बच्चों में कोरोना के बड़े कारण के तौर पर देख रहे हैं। हार्वर्ड हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से संक्रमित होने के दौरान कई बच्चों में कोई लक्षण नहीं होते दिखते और कई बच्चे जो बीमार पड़ते हैं उनमें थोड़े बहुत लक्षण होते हैं। ये लक्षण बुखार, सर्दी, सूखी खांसी, पेट खराब होना, उल्टी आना, कुछ खाने का मन ना करना, थकान और भूख की कमी है। वहीं कुछ बच्चों को सांस लेने में परेशानी और शरीर पर रैशेज भी पड़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपके बच्चों में इनमें से कोई भी लक्षण पिछले 1-2 दिन में दिखे हैं और अब वो भले ही ठीक महसूस कर रहे हैं, तो भी उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दीजिए और डॉक्टर से तुरंत सलाह लीजिए। बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बड़ों के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को अभी वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में बच्चों की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चिंता की बात है और इस पर अहम बातचीत के लिए डॉक्टर जागृति सांघवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर जागृति सांघवी बाल रोग विशेषज्ञ हैं मुंबई के नानावटी अस्पताल की। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जागृति आपका। सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर और जो रिपोर्ट हमने दिखाई उसमें जाहिर सी बात है कि ये एक तरह के गंभीर संकेत दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये होता था कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे ताकि बच्चों तक या परिवार तक ये संक्रमण ना फैले, और बच्चों में संक्रमण जिन पर बहुत ज्यादा हम कितनी भी पाबंदियां लगा लें लेकिन संक्रमण उन तक पहुंचने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा बनी रहती। कितना गंभीर आप लोगों के लिहाज से? ये टाइम का जो सेकेंड वेव है, द म्यूटेटेड जो वायरस है, वो बच्चों को संक्रमित ज्यादा कर रहा है। उसके कारण ये भी है, एक तो बच्चे जो है वो इतना मास्क वगैरह पहन नहीं पाते हैं, वो सैनिटाइजेशन, ये जो अपने कोरोना के प्रोटोकॉल है, मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, वो बनाए नहीं रख पाते हैं। बीच का जो फेज था जब लोग बाहर जाने लगे थे, तब बच्चे एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे थे, बगीचे, बाग वगैरह में, प्ले मॉल्स वगैरह में जाने लगे थे, उसके कारण भी काफी संक्रमण जो है उनमें बढ़ गया। तीसरी चीज ये है कि बच्चों में 2 टाइप के सिंड्रोम्स होते हैं। एक है जो एक्यूट सिंड्रोम, मतलब जब भी अपने को वायरल इन्फेक्शन होता है उस समय हमें फीवर मतलब बुखार या सर्दी उस टाइप के जो लक्षण होते हैं, कभी कभार बच्चों को लूज मोशंस, वॉमिटिंग तक की होती है। ज्यादातर अब भी देखा गया है कि अगेन ये नए वाले वायरस वेरिएंट में भी बच्चे जो है वो इतने संक्रमित बुरी तरह से नहीं हो रहे, पर उनको बुखार आ रहा है। अब प्रॉब्लम प्राइवेट प्रैक्टिस में, मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ, वहां ये देखा जाता है कि बच्चे जो है वो पहले दिन के बुखार में जब हमारे पास आते हैं और हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इनका कोविड RT-PCR का टेस्ट करवाइए, तब ज्यादा करके पेरेंट्स जो है वो मना कर देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि हम 1 या 2 दिन रुक जाते हैं ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा ठीक हो जाता है कि नहीं, अगर बुखार कंटिन्यू रहेगा तो हम कराएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बच्चे का बुखार तो 1 दिन में ठीक हो ही जाएगा, पर अगर बच्चा कोविड से संक्रमित है तो उस दौरान वो अपने घर के सारे सदस्यों को, स्पेशली जो बुजुर्ग है, दादा दादी या नाना नानी के साथ रह रहा है, उनको संक्रमित होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। और यही ये वेव में देखा गया है कि ज्यादातर देखा जाए तो पूरा का पूरा फैमिली जो है वो संक्रमित एक साथ हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों का पहले या दूसरे दिन का बुखार जो है उसे पेरेंट्स निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी सबसे निवेदन है कि आप ये पहले या दूसरे दिन के बुखार पे अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आप कोविड RT-PCR का टेस्ट अपने बच्चे पे कराइए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो आप प्लीज कराइए, क्योंकि वो आपके और आपके फैमिली के अच्छे के लिए। सो ये हुआ एक अक्यूट रीजन कि किस वजह से बच्चों में ये संक्रमित ज्यादा हो रहा है। दूसरा आपने जो बताया कि जिसमें रैशेस वगैरह होते हैं, वो यूजुअली पहले हफ्ते के बाद या पहले 10 दिन के बाद हम ज्यादा देखते हैं ये टाइप की तकलीफें, जिसे हम MIS-C या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन कहते हैं, जो पहले वेव में भी देखा गया था। पर इस टाइम का जो सेकेंड वेव है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होने के कारण
ज्यादा बच्चे इसमें संक्रमित हो रहे हैं। तीसरी चीज हम ये भी देख रहे हैं कि काफी घरों में जैसे दादा दादी वगैरह का वैक्सीनेशन हुआ है, पर उनका एक ही डोज हुआ है और एक डोज लेने के बाद वो एकदम से बहादुर बन के बाहर जाने लगे, फ्रेंड्स के साथ मिलने लगे, तो उनमें पूरी इम्यूनिटी अभी तक डेवलप हुई नहीं है, उनका एंटीबॉडी टाइटर्स नहीं बढ़ा है। तो बाहर से दादा दादी भी ये जो संसर्ग है वो लेके बच्चे में पास करते हैं और देन द होल फैमिली, पूरा फैमिली जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए इस बार अपने को ये सेकेंड वेव में ज्यादातर देखा जाए तो पूरी की पूरी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हो। यही वजह है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से डॉक्टर जागृति ने बताया कि आखिर बच्चों में संक्रमण फैल क्यों रहा है और ये किस हद तक घातक है, क्या चीजें एहतियात के तौर पर देखनी है। इसी से जुड़ा एक और सवाल डॉक्टर जागृति, और हालांकि वो सीधे तौर पर बच्चों से नहीं लेकिन उनकी माओं से जुड़ा है। गर्भवती महिलाओं में भी संक्रमण के मामले हाल फिलहाल बढ़े हैं और इसमें बड़ी एक तरह की लिंक्स देखी जा रही हैं कि जो बच्चा होने वाला है उसमें इम्यूनिटी डेवलप होने से लेकर संक्रमण फैलने तक बहुत सी चीजें हैं, वो जरा समझना चाहेंगे आपसे। गर्भवती जो स्त्री होती है उसकी भी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रहती है। उसके साथ साथ जब उनको कोविड होता है तो काफी कुछ जो दवाइयां हैं, जो एंटीवायरल्स नहीं आई हैं कोविड के लिए, वो उनके लिए इतनी सेफ नहीं है क्योंकि इतनी सारी स्टडीज नहीं की गई। तो इसके लिए उनका ट्रीटमेंट करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एट द सेम टाइम इन महिलाओं को फिर प्रीटर्म लेबर या प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का चांसेस भी रहता है। जब ये बच्चा डिलीवरी होके बाहर आता है तो चांसेस यह रहते हैं कि वो बच्चे को भी कोरोना से संक्रमण ऑलरेडी हो। इसलिए जब हम गर्भवती महिला की डिलीवरी करते हैं तो ऑब्वियसली टर्शरी सेंटर में जहाँ पे कोविड की फैसिलिटीज है वहीं पे हम गर्भवती महिला जिनको कोविड है उनकी डिलीवरी करा सकते हैं। जब ये बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे को भी उसी तरह से देखते हैं जैसे ये शायद कोविड से ग्रस्त हो, और जो भी सावधानी एज डॉक्टर्स हम बरतना पसंद करेंगे वो सारी सावधानी हम इस बच्चे के लिए लेंगे। अब दूसरी चीज प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ब्रेस्ट फीडिंग करना कि नहीं करना। तो वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन, ICMR और जो भी एसोसिएशंस है, IAP वगैरह, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये सबका मानना है कि माँ के जो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, उसमें कोविड के जंतु जो है वो पास नहीं होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि माँ का जो फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग, वो बच्चे को दे सकते हैं, पर जब ब्रेस्ट फीडिंग का वक्त ना हो उस समय माँ और बच्चे को अलग रखते हैं एटलीस्ट 6 फीट की दूरी पर। सेकेंडली, माँ जब ये ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो तब उसे मास्क पहन के हाथ अच्छे तरह से धो के फिर उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना जरूरी है। और अगर माँ बीमार है तो फिर बच्चा और माँ जो है उसे अलग कर सकते हैं, या माँ का ब्रेस्ट मिल्क जो है उसे एक्सप्रेस करके बच्चे को हम दे सकते हैं। और बच्चे का जो है वो कोविड RT-PCR टेस्ट जो है वो 24 से 48 घंटे में करते हैं, और जब तक बच्चा हॉस्पिटल में है तो एवरी 3rd डे हम उसका RT-PCR टेस्ट करते हैं। जब तक बच्चा 1 महीने का ना हो तब तक हम ये तकीदारी या सावधानी रखते हैं कि बच्चे को कोविड के, न्यूबॉर्न कोविड के सिम्टम्स है या ना है, और साथ साथ में माँ की तबीयत भी कोविड की वजह से उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए जिस घरों में प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें और भी ज्यादा सावधानी बरतनी है और इस लॉकडाउन में बिल्कुल उन्हें लैक्स नहीं रहना। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर जागृति, बहुत ही अहम सलाह आपने दी है और मेरे ख्याल से जो दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए ये सलाह बहुत काम आएगी और एक तरह की अवेयरनेस लोगों में फैलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत ही 360 डिग्री एनालिसिस जो था वो आपने किया। और अब बढ़ते हैं हम राजनीतिक खबरों की ओर। महाराष्ट्र, वसूली कांड, सियासी घमासान और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच रोकने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दो बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है, लोगों का यकीन बना रहे, भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से आज भी एनआईए ने पूछताछ की। मनसुख हीरेन मर्डर और विस्फोटक केस में गिरफ्तार सचिन वजे की तबीयत भी खराब हुई। उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद जेजे अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया। सचिन वजे फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है। महाराष्ट्र में जारी इस प्रकरण को लेकर सियासत भी जारी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि सचिन वजे केस के जरिए महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सचिन वजे की तरफ से लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की बात दोहराई है। अनिल बराबर भी मतलब इसी तरह का आरोप है, तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सही कार्रवाई होनी चाहिए। सर, भाजपा के इशारे पर वो ऐसा कह रहे हैं, एनआईए के दबाव में ऐसा कह रहे हैं, ये आरोप अनिल परब ने और शिवसेना ने लगाया है। मैं मुझे लगता है कि सचिन वाजे का और शिवसेना का संबंध रहा है। सचिन वाजे शिव सैनिक ही था और इसीलिए मतलब बीजेपी का कोई इसमें संबंध बिल्कुल नहीं है। ये झूठा आरोप किया जा रहा है। एक नया एक फैशन या नया एक शगुफा शुरू हो गया है। जेल में जो लोग बैठे हैं उनके पास से कुछ चिट्ठियां लिख कर लेते हैं और उछाल कर सरकार के खिलाफ आवाज़ बनाते हैं कुछ लोग। ऐसा होगा तो जेल में और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो आपको बताता हूँ। कोई सीबीआई के लॉकअप में है, कोई एनआईए के है, कोई और किसी के है, ईडी के लॉकअप में है जी। इस प्रकार की गंदी राजनीति इस राज्य में या इस देश में पहले कभी नहीं हुई। और चलिए बात करते हैं बंगाल के चौथे चरण के घमासान की। यहां बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी ने आज हुगली जिले में रैली की। यहां उन्होंने फिर से केंद्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान गांव में लोगों को डराने धमकाने पहुंच सकते हैं। ममता ने कहा कि अर्धसैनिक बल शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय के निर्देशों पर काम कर रहा है। ममता के अलावा आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी रैली करते नजर आए। हालांकि कोलकाता पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ममता को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने मुस्लिम वोटर्स को टीएमसी को वोट देने वाले ममता के बयान पर जवाब मांगा है। और एक और अहम खबर की बात करते हैं। गर्मी के दस्तक देते ही पहाड़ी राज्यों के जंगलों का जलना शुरू हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जंगलों में कुदरती आग ने कहर ढाया हुआ है। इस कुदरती आग में न केवल सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं, बल्कि उत्तराखंड के जंगलों में लग रही आग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या जंगल की आग को आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा के जरिए बुझाया जा सकता है। आखिर क्या है ये आर्टिफिशियल रेन और क्या इससे वाकई बुझ पाती है जंगलों की आग? इस विशेष रिपोर्ट में देखें। गर्मी की दस्तक हुई नहीं कि पहाड़ी इलाकों के जंगलों में आग सुलगना शुरू हो जाती है। इस कुदरती आग में हर साल सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जल जाते हैं और जंगली जानवरों की जान बचाने की भी चुनौती खड़ी हो जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर पखवाड़े भर से जंगल धधक रहे हैं। पिछले 7 दिन में ही आग की 557 घटनाओं में 874 हेक्टेयर वन क्षेत्र झुलस चुका है। वन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या कृत्रिम बारिश से जंगल की आग बुझाना संभव होगा? नैनीताल हाईकोर्ट ने जिस कृत्रिम बारिश की बात की है वो दरअसल मानव निर्मित बारिश होती है। कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन का सबसे जाना पहचाना तरीका क्लाउड सीडिंग कहलाता है। इसमें उन बादलों को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें पहले से कुछ नमी मौजूद होती है। फिर प्लेन की मदद से उन बादलों पर सिल्वर आयोडाइड, कॉमन सॉल्ट, ड्राई आइस या इसकी जैसी चीजें छिड़की जाती हैं। इनकी वजह से मौजूद नमी एक साथ एकत्र हो जाती है जिससे बारिश होती है। आर्टिफिशियल रेन से बारिश तो हो जाती है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है।
इतना ही नहीं, इसमें खर्चा भी बहुत होता है। भारत में आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका प्रयोग किया जा चुका है। देश में कई और जगहों पर भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी यूरोप में इसका इस्तेमाल काफी सफल रहा है। इंडोनेशिया में भी जंगली आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। उत्तराखंड सरकार के पास आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करने का मसौदा पड़ा हुआ है। इसी साल फरवरी से इस पर सऊदी से बात चल रही थी। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। उत्तराखंड सरकार फिलहाल चॉपर और अन्य तरीकों से आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। इनसे काम न बनने के बाद आर्टिफिशियल रेन ही सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। आज सेंसेक्स 84 अंक की बढ़त के साथ 49,746 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 55 अंक की मजबूती के साथ 14,874 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक में आज भी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक 208 अंक टूटकर 32,782 पर बंद हुआ। और अब अमेरिकी बाजारों को हम देख लेते हैं तो शुरुआती ट्रेंड बहुत अच्छे तो नहीं है। सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। कल भी अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार हुआ था, लेकिन फिलहाल एक तरह की नरमी दिखने को मिल रही है। लेकिन 40 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे और नैस्डैक लगभग 92 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है। और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, कल हफ्ते का आखिरी दिन होगा। आज तो बैंकों ने नैया डुबो दी, लेकिन अमेरिकी बाजारों से भी संकेत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कल के लिए तेजी की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जिस तरीके से आज भी मार्केट में मजबूती देखी गई, कल भी मजबूती थी और आज तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अच्छी तेजी थी। जरूर से बैंक निफ्टी की वजह से थोड़ा मार्केट 15,000 के लेवल्स आज क्रॉस नहीं कर पाया, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स और आईटी, फार्मा ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे और इनमें तेजी के साथ ही काम करना चाहिए और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन खासतौर पे मिड कैप, स्मॉल कैप और कैश के शेयरों में बहुत एक्शन है। कोई सेक्टर या शेयर जहां नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मेटल्स आज आउट परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे तो बिल्कुल आगे भी ध्यान रखना चाहिए। और इवन फार्मा स्टॉक्स, आईटी, मिड कैप्स अच्छा कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इवन शुगर स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे। सो ओवरऑल कमोडिटी पैक और इन पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जैन साहब इस अहम राय के लिए। और कुछ और कारोबारी खबरों की ओर चलिए बढ़ते हैं। तो पिछले साल की तुलना में इस साल मार्च में गाड़ियों की बिक्री में 29% की गिरावट दर्ज की गई है। फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन की ओर से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ये जानकारी सामने आई है। हालांकि फरवरी की तुलना में मार्च में रजिस्ट्रेशन में 10% का उछाल देखने को मिला। फाडा ने कहा है कि इस समय लॉकडाउन लगना ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। फाडा के मुताबिक महाराष्ट्र की ऑटो सेल्स में 11% की हिस्सेदारी है, लिहाजा लॉकडाउन का असर दिख रहा है। इधर आईएमएफ ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत का डेट जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर 90% हो गया है। हालांकि आईएमएफ ने उम्मीद जताई है कि आर्थिक सुधारों के साथ ये घटकर 80% पर आ जाएगा। आईएमएफ के मुताबिक ये काफी ज्यादा बढ़ोतरी है, लेकिन दूसरे देशों में भी करीब यही हालात हैं। आईएमएफ के मुताबिक दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी ग्लोबल मंदी से जूझ रही है, लेकिन हालात अब धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। इधर वोडाफोन आइडिया का टेलीकॉम की जगह टेक्नोलॉजी कंपनी बनने पर फोकस है और इसके लिए कंपनी ने इंटीग्रेटेड आईओटी सॉल्यूशन लॉन्च किया है। देश में इंटीग्रेटेड सेवाएं देने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। इसके जरिए कंपनी स्मार्ट इंफ्रा, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट यूटिलिटी की सेवाएं देगी। इसके साथ ही कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आईओटी सेल्फ स्कैन लॉन्च किया है। कंपनी ने कहा है कि वो एमएसएमई मंत्रालय के साथ भी पार्टनरशिप कर रही है। लॉजिस्टिक्स के लिए बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ भी करार किया गया है।
भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच न्यूजीलैंड ने 11 अप्रैल से भारत से आने वाले यात्रियों पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी सामने आ रही है। इधर इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सत्र की शुरुआत कल यानी शुक्रवार से हो जाएगी। खिताब पर कब्जा जमाने के लिए सभी टीमों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 9 अप्रैल से शुरू होकर 30 मई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 8 टीमों के बीच 56 मैच होंगे। इस बार होने वाले आईपीएल की खास बात यह है कि कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर मैच नहीं खेलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर के मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आईसीसी ने मार्च महीने के लिए बेस्ट प्लेयर का नॉमिनेशन दिया है। भुवी के अलावा पुरुष वर्ग में अन्य खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के शीर्ष लेग स्पिनर राशिद खान और जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि पृथ्वी शॉ में सुपरस्टार प्लेयर बनने की क्षमता है, हालांकि उन्हें अपनी ट्रेनिंग स्टाइल में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि शॉ ने आईपीएल खत्म होने के बाद इस पर काम करने की तैयारी की है और तभी विजय हजारे ट्रॉफी में वो टॉप स्कोरर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान हो गया है। टीम की कमान केन विलियमसन को सौंपी गई है। वहीं ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन और मिचेल सेंटनर भी न्यूजीलैंड स्क्वाड में शामिल हैं। सीरीज का पहला टेस्ट 2 जून से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय आर्चरी टीम टोक्यो से पहले वैक्सीनेट होने वाली देश की पहली टीम बन गई है। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में चल रहे नेशनल कैंप के दौरान टीम में शामिल सभी 8 खिलाड़ियों, कोच और स्पोर्टिंग स्टाफ है उसे वैक्सीन का दूसरा डोज मिला। वैक्सीनेट होने वाले में ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके पुरुष टीम के सदस्य अतनु दास, तरुणदीप रॉय, प्रवीण जाधव और महिला टीम की दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमलिका बारी शामिल रहे। और बात करते हैं अगर एंटरटेनमेंट की, तो सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड बाई की रिलीज डेट पर कोरोना का संकट आ रहा है। सलमान ने एक इंटरव्यू में इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर लोग सरकार द्वारा बनाई गई कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, कोरोना के केस बढ़ते हैं, तो राधे की रिलीज डेट अगले साल ईद तक के लिए टाल दी जाएगी। सलमान का कहना था कि राधे इस साल ईद पर सिनेमाघरों में तभी रिलीज होगी जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। साउथ सुपरस्टार रामचरण और मशहूर निर्देशक जिन्होंने रोबोट बनाई थी शंकर की फिल्म RC-15 का जब से ऐलान हुआ है तब से चर्चाओं में है और अब खबर आ रही है कि इस हाई ऑक्टेन ड्रामा फिल्म में बॉलीवुड के दमदार स्टार सलमान खान की एंट्री हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए रामचरण और शंकर जल्दी ही सलमान खान से मुलाकात कर सकते हैं। हरफन मौला फरहान अख्तर की एंट्री मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो गई है। मार्वल एवेंजर्स जैसी फिल्म दे चुका है। MCU की एक वेब सीरीज के लिए शूटिंग करने बैंकॉक पहुंचे हैं फरहान अख्तर। सूत्रों के मुताबिक फरहान की वहां मौजूदगी मार्वल की पहली मुस्लिम सुपर हीरो सीरीज मिस मार्वल की शूटिंग टाइमलाइन से मैच कर रही है। इधर कंगना रनौत ने एक बार फिर तथाकथित मूवी माफियाओं पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि कैसे बड़े स्टार्स मूवी माफिया से डरते हैं और तारीफ करने के लिए सीक्रेट कॉल का सहारा लेते हैं और अक्षय कुमार का उन्होंने अपने ट्वीट में नाम भी लिया। कंगना का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कंगना ने लिखा कि मुझे कई सीक्रेट कॉल और मैसेजेस आते हैं। अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार से भी उन्होंने फिल्म थलाइवी के ट्रेलर की तारीफ की, लेकिन आलिया और दीपिका की फिल्मों की तरह वो खुलकर ट्वीट नहीं कर सकते, तारीफ नहीं कर सकते।